हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है भारती और आज आप मेरे साथ पढ़ेंगे कक्षा 11 की गणित, जिसमें मैं प्रश्नावली 1.2 आपको समझाऊंगी। और इससे पहले मैंने आपको प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट समझा दिया है। ठीक है, तो प्रश्नावली 1.2 पढ़ने से पहले हमें इसमें कुछ बातें जाननी पड़ेंगी। ठीक है, अब देखते हैं हमें इसमें क्या क्या समझना है। देखते हैं। देखिए, जो प्रश्नावली 1.1 है, ठीक है, प्रश्नावली 1.1 ये ऑलरेडी हमने पढ़ा दी है। अब प्रश्नावली 1.1 यहाँ 6 क्वेश्चन है और ये कंप्लीट हो चुके हैं। तो प्रश्नावली 1.1 के बाद में, ठीक है, हमारे पास क्या क्या पढ़ने के लिए वो देखते हैं। रिक्त समुच्चय पढ़ना है। रिक्त समुच्चय को द एम्प्टी सेट बोलते हैं। ठीक है, रिक्त समुच्चय को द एम्प्टी सेट बोलते हैं। इसकी डिफिनेशन क्या होती है? एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है, ठीक है, जिसमें कोई भी एलिमेंट होता ही नहीं है, रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहलाता है। ठीक है, रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहलाता है। इस परिभाषा के अनुसार, अब यहाँ कुछ लिखा हुआ है तो इसके अनुसार बताया गया है कि बी रिक्त समुच्चय नहीं है और ए रिक्त समुच्चय रहा होगा। ठीक है, या फिर बी रिक्त समुच्चय है और ए रिक्त समुच्चय नहीं रहा होगा, कुछ ऐसा है। तो इसको हमें पढ़ना पड़ेगा। चलिए, ये पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं आपको इजिली बता दूंगी, आसानी से समझा दूंगी कि रिक्त समुच्चय क्या होता है। अब हम ये देखते हैं कि रिक्त समुच्चय को फाई, इसको फाई बोलते हैं। ठीक है, ये कुछ ऐसे बनता है, ऐसे, इसको फाई बोलते हैं। तो ये फाई से डिनोट किया जाता है। और ये जो कोष्ठक बना हुआ ना, ऐसे मजला ब्रैकेट बोलते हैं इसको, ये ऐसे करके, तो इससे इसको दर्शाया जाता है और ये जो है इसका साइन बनता है। ठीक है, तो अच्छा, रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं? रिक्त समुच्चय, जैसे मान लीजिए कि हम ये कहें कि रिक्त समुच्चय के हमें एग्जाम्पल लेने हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए कक्षा 11 में कुछ 30 बच्चे हैं, हम ऐसे कह सकते हैं कक्षा 11 में कुछ 30 बच्चे हैं, हम यूं कह सकते हैं। और हम ये कहें कि क्या इसमें कक्षा 12 का कोई बच्चा शामिल है, तो नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। तो यानी कि अगर कक्षा 12 के बच्चे 11 में शामिल है तो नहीं है, वहां पर ये रिक्त समुच्चय कहलाएगा। या फिर हम यूं कह सकते हैं कि कोई संख्या ले लेते हैं, 1 ले लेते हैं और 2 ले लेते हैं। अब हम कहें कि इसके बीच की एक प्राकृत संख्या बताओ, ठीक है, इसके बीच की एक प्राकृत संख्या बताओ, तो हम नहीं बता सकते, ये रिक्त समुच्चय कहलाएगा। उस कंडीशन में रिक्त समुच्चय कहलाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बीच में कोई भी प्राकृत संख्या नहीं होगी। भाई, प्राकृत संख्याएं सब बच्चे जानते हैं ना कि 1 2 3, ठीक है, प्राकृत संख्याएं तो यही होती है, 1 2 3 4। और इसके बीच में कोई प्राकृत संख्या है ही नहीं। 1 और 2 के बीच में भाई परिमेय संख्याएं होंगी, बटे की संख्याएं होंगी, दशमलव की संख्याएं होंगी, लेकिन प्राकृत संख्याएं इसके बीच में नहीं मिलेंगी। ठीक है, अब समझ में आ गया रिक्त समुच्चय किसे कहते हैं? रिक्त समुच्चय वो समुच्चय होता है जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है, तो वो रिक्त समुच्चय कहलाता है। उसको हम लोग शून्य समुच्चय भी कहते हैं। ठीक है, अब इसका दूसरा देखते हैं और हमें इसमें क्या समझना है। इसमें हमें परिमित समुच्चय समझना है। ठीक है, परिमित और अपरिमित समुच्चय क्या होता है, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं, ये भी हमको समझना है। तो देखिए, इसकी डिफिनेशन भी लिखी हुई है। एक समुच्चय जो रिक्त होता है, ठीक है, जो रिक्त है, जिसके अवयवों की संख्या निश्चित होती है, ठीक है, जिसमें कुछ अवयव दे रखे होते हैं और अवयवों की जो संख्या है वो निश्चित होती है, तो परिमित समुच्चय कहलाता है। यानी कि रिक्त समुच्चय है तो भी परिमित समुच्चय कहलाएगा, और उसके अगर अवयवों की संख्या निश्चित है तो भी वो रिक्त समुच्चय ही कहलाएगा। अन्यथा समुच्चय अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। और अगर उसके एलिमेंट की जो संख्या है ना, वो अगर निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, तो फिर अपरिमित समुच्चय वो कहलाएगा। ठीक है, तो मैं ये आपको बुक में ही समझाऊंगी, एक्सरसाइज 1.2 में, जहां पर इसका क्वेश्चन आएगा मैं क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको समझा दूंगी। ठीक है, और इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है इसमें? इसके अलावा आपको समान समुच्चय पढ़ना है। इक्वल सेट्स क्या होते हैं? ठीक है, इक्वल सेट्स क्या होते हैं, इसकी डिफिनेशन भी यहाँ पर लिखी हुई है। दो समुच्चय ए और बी अगर समान होते हैं, ठीक है, दो समुच्चय ए और बी अगर समान कहलाते हैं, कब कहलाएंगे? यदि उनमें तथ्यता समान अवयव हों, जब उनमें सेम एलिमेंट हों, एक जैसे एलिमेंट होते हैं, तो वो क्या होते हैं? रिक्त समुच्चय, समान समुच्चय कहलाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल इन्होंने दे रखे हैं। अब जैसे ए में इन्होंने कुछ एलिमेंट ले लिए हैं, ए में लिया है 1 2 3 4, ठीक है, ए में 1 2 3 4 लिया है। उसके बाद बी, और बी में लिया है 3 1 4 और 2, कुछ ऐसे ले रखा है। अब बोला है क्या ए और बी समान है? तो हाँ भाई, ए और बी समान है, क्योंकि देखिए 1 यहाँ पर भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, इसका मतलब ए और बी तो समान है, तो ये समान समुच्चय कहलाएगा उस कंडीशन में। ठीक है, अच्छा, अगर हम ये कहें कि जैसे मान लीजिए यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, और 4 एक हम यहाँ पर और बना दें, ठीक है, एक 4 हम यहाँ पर और बना दें, ये डबल 4 हो गया, तो क्या अब ये समान है? हाँ, ये अभी भी समान है। इनके जो ये एलिमेंट है, ये रिपीट तो हो सकते हैं लेकिन इनसे अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इससे अलग नहीं हो सकते हैं, रिपीट आ सकता है लेकिन अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम 3 को भी डबल कर सकते हैं, यहाँ पर हम 2 को भी डबल कर सकते हैं, लेकिन रिपीट नहीं कर सकते। मतलब रिपीट कर सकते हैं लेकिन कुछ अलग नहीं लिख सकते हैं। सपोज हम ये नहीं कर सकते हैं कि ए में अगर हम कह दें कि 1 2 3 4 एंड 5, हमने यहाँ पर 5 तक ले लिया, और इसमें हमने लिया 3 1 4 4 2, और अब अगर हम ये कहें
कि जो ये A और B है क्या ये समान है, तो अब ये समान नहीं रह गए भाई, यहाँ पर लिखेंगे A नॉट इक्वल्स टू B, A B के समान नहीं है, ये नॉट इक्वल्स टू का साइन होता है, ऐसे करके सभी लोग जानते हैं मुझे लगता है। तो अब यहाँ पर ये समान समुच्चय नहीं कहलाएंगे, क्यों? क्योंकि रिपीट तो चलेगा लेकिन कुछ अलग एलिमेंट आ जाए वो नहीं चलता है। जैसे यहाँ 4 है, 4 रिपीट कर सकते हैं लेकिन 5 यहाँ पर, तो ये 5 अब यहाँ पर नहीं चल पा रहा, तो ये समान समुच्चय नहीं कहलाएंगे। ठीक है, और आपको बस इतना ही पढ़ना था। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई है तो जो ये 1.2 है ये आपसे हो जाने वाली है वेरी इजिली। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसमें क्या क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि निम्नलिखित में कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। अब हमें बताना है कि रिक्त समुच्चय के उदाहरण इसमें कौन कौन से हैं। ठीक है, 1 2 3 4 4 तक यहाँ पर दे रखा है, रिक्त समुच्चय के उदाहरण पूछा है। 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। अब आप बताइए कि 2 से भाज्य, ठीक है, यहाँ देखिए 2 से भाज्य, तो 2 से भाज्य कोई विषम संख्या होगी क्या? 2 से भाज्य विषम संख्याएं पूछा है, तो 2 से भाज्य कोई विषम संख्या होगी ही नहीं जो 2 से भाज्य हो जाए। भाई विषम संख्या तो होती है 1 3 5 7 एंड डैश डैश डैश, ऐसे चलती चली जाएंगी, ये विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है, क्या 2 से ये कोई भी संख्या कटेगी? नहीं कटेंगी, कोई भी संख्या 2 से कट नहीं होती है। तो 2 से भाज्य विषम संख्याएं, तो इसका मतलब ये जो पहला था आपका फर्स्ट वाला था, ये क्या है? रिक्त समुच्चय। तो आपको इसमें सिर्फ रिक्त समुच्चय ही लिखना है, इसमें और कुछ नहीं करना है। इसका आंसर हो गया। ठीक है, इसमें सिर्फ लिखना ही है रिक्त समुच्चय। अब सेकंड क्या है? सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्याएं, ठीक है, अभाज्य संख्याएं हम सभी जानते हैं। अभाज्य संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं? 2 से। 2 फिर 3 फिर 5 फिर 7 फिर 11 फिर 13 और फिर 17। ठीक है, ऐसे चलती चली जाती हैं वो संख्याएं। ठीक है, अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं जिसका एक के अलावा कोई और गुणनखंड नहीं होता है। एक के अलावा कोई और गुणनखंड नहीं होता है, वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है भाई, 2 का गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणे 2, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। 5 के गुणनखंड करेंगे तो 1 गुणे 5, 13 के गुणनखंड 1 गुणे 13, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। तो जिसका गुणनखंड 1 के अलावा कुछ और नहीं होता है वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, सभी बच्चे अभाज्य संख्याएं तो जानते हैं। ठीक, अब कोई और संख्या यहाँ पर ले सकते थे, लेकिन यहाँ क्या बोला है? सम अभाज्य संख्या। ठीक है, सम अभाज्य संख्या। अब इसमें सम संख्या कौन सी है? इसमें सम संख्या केवल 2 है। सम संख्या 2 है, तो यानी अगर हम इसके लिए, अगर हम सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय बनाने की कोशिश करें तो यहाँ पर ये 2 आएगा, इसके जो अंदर है ये 2 आ जाएगा। ठीक है, जब यहाँ पर 2 आ रहा है तो रिक्त समुच्चय तो रह नहीं गया। हमें तो ये पूछा था कि रिक्त समुच्चय के उदाहरण, लेकिन सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य संख्या 2 तो है भाई, ये जो है सम संख्या नहीं है तो ये तो नहीं लिख सकते, लेकिन 2 तो सम संख्या है, 2 को तो लिखा जा सकता है। जब 2 यहाँ पर लिख गया तो ये जो हमारे पास समुच्चय है ये खाली तो नहीं है। जब ये खाली नहीं है तो इसका मतलब ये रिक्त समुच्चय भी नहीं कहलाएगा। तो सेकंड का जो आंसर हो जाएगा, क्या लिखेंगे? रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है, ये रिक्त समुच्चय नहीं है। और क्यों नहीं है मैंने आपको अभी डिटेल में समझाया। तीसरा देखते हैं क्या है? x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, ये पढ़ना मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 में बताया कि इसको कैसे पढ़ते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप पीछे जाकर देख सकते हैं वहां पर। x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, हमें एक प्राकृत संख्या लेनी है। प्राकृत संख्या यानी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो हमें एक तो प्राकृत संख्या लेनी, वो प्राकृत संख्या होनी कैसी चाहिए? अब यहाँ कंडीशन हमें क्या दे रखी? कंडीशन दी है कि जो x है लेस देन 5 है। ठीक है, x जो है 5 से छोटा होना चाहिए। भाई एक संख्या हमें लेनी है, सिर्फ एक ही ऐसी प्राकृत संख्या लेनी है, और वो संख्या होनी कैसी चाहिए? जो संख्या होनी चाहिए वो 5 से छोटी होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है? कि 7 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, जो संख्या है भाई ये संख्या है, हमें एक x को ही लेना था। जो x लेना है वो 5 से छोटा होना चाहिए और 7 से बड़ा होना चाहिए। तो क्या ऐसी कोई एक संख्या मिलेगी जो 5 से छोटी हो और 7 से बड़ी हो? 7 से बड़ी तो हमें 8 मिलेगी, 9 मिलेगी, 10 मिलेगी। ठीक है, अब 5 से छोटी की बात कर लें, 4 मिलेगा, 3 मिलेगा। क्या कोई एक संख्या इन दोनों के बीच में आ पा रही है? कोई संख्या नहीं आ पा रही। इन दोनों के बीच में कोई भी ऐसी संख्या नहीं आ पा रही है जो कि कोई एक संख्या हो और इस कंडीशन को फुलफिल करे, सेटिस्फाइड करे, ऐसा नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है जो कि 5 से छोटी होनी चाहिए और 7 से बड़ी होनी चाहिए। तो ये भी एक रिक्त समुच्चय ही कहलाएगा। ठीक है, तो ये थर्ड वाला जो ऑप्शन है ये भी आपका रिक्त समुच्चय ही है, क्योंकि यहाँ पर हमें कोई भी एलिमेंट नहीं मिले हैं। ठीक है, तो रिक्त समुच्चय ये भी कहलाएगा। इसके अलावा चौथा है y सच दैट y किन्हीं 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अगर समांतर रेखाएं बनी है
समांतर रेखाओं का कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु हमें कभी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि समांतर रेखाएं, मैं यहाँ बनाती हूँ, समांतर रेखाएं ना ऐसी रेखाएं होती हैं जो आगे बढ़ाने पर कभी कहीं नहीं मिलती हैं। भाई समांतर रेखाएं तो सभी बच्चे जानते हैं। समांतर रेखाएं ऐसी रेखाएं होती हैं जो आगे बढ़ाने पर कभी कहीं नहीं मिलती हैं। जब ये रेखाएं कभी कहीं मिलती ही नहीं है, ठीक है, जब ये रेखाएं कभी कहीं मिलती ही नहीं है, तो इन दोनों का कोई उभयनिष्ठ बिंदु कैसे प्राप्त करेंगे? उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब है दोनों का कोई कट पॉइंट। कट पॉइंट का मतलब दोनों रेखाएं आपस में मिलनी चाहिए, दोनों रेखाएं आपस में। पर समांतर रेखाएं तो आगे बढ़ाने पर कभी कहीं नहीं मिलती, तो जब ये रेखाएं कभी कहीं मिलती ही नहीं है तो आप इनका उभयनिष्ठ बिंदु कैसे निकालेंगे? नहीं निकाल सकते, ठीक है। उभयनिष्ठ बिंदु का मतलब है जब ये रेखा आपस में मैच कर रही हो, कट कर रही हो, तो ये वाला पॉइंट, ये उभयनिष्ठ बिंदु कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, इसका मतलब ये भी कैसा समुच्चय है? रिक्त समुच्चय ही है, ठीक है। तो ये 4 का भी रहेगा रिक्त समुच्चय। आई होप आपको ये पहला वाला सवाल समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब दूसरा लगाते हैं इसका। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित समुच्चयों में कौन परिमित और कौन अपरिमित है? अब हमें परिमित और अपरिमित के बारे में बताना है, ठीक है। तो वर्ष के महीनों का समुच्चय, तो वर्ष के महीनों का समुच्चय परिमित होगा, ठीक है। क्यों परिमित होगा? क्योंकि वर्ष के महीने ना 12 होते हैं भाई, जनवरी से लेकर के, ठीक है, जनवरी से लेकर के और दिसंबर तक, ये कुछ 12 महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, सभी लोग को पता है, ठीक है। तो जब इनकी संख्या सीमित है, इनकी संख्या सीमित है, तो ये परिमित कहलाएंगे। इसलिए पहले वाले का आंसर क्या रहेगा? परिमित। तो हमें क्या लिखना है? परिमित समुच्चय। इसमें और कुछ भी नहीं लिखना है, आपको सिर्फ लिखना है, लैंग्वेज लिखना है। तो यहाँ पर लिखना है परिमित समुच्चय। अब यहाँ क्या है? 1 2 3, ठीक है, 1 2 3 और डैश 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 ऐसे लिखा हुआ है। तो जब 1 2 3 और डैश 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 लिखा हुआ है, तो हम नहीं जानते हैं कि ये संख्या कहाँ तक जाएगी, ठीक है भाई। हमको नहीं पता ना कि संख्या कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट तक जा सकती है संख्या, तो हम नहीं जानते, हम इसकी काउंटिंग नहीं कर सकते। तो जब हम इसकी काउंटिंग नहीं कर सकते तो ये अपरिमित है। तो आपको क्या लिखना है? अपरिमित समुच्चय, ठीक है। 1 2 3 और ये कहाँ तक जाएगा हम नहीं बता सकते, तो इस वजह से ये क्या है? अपरिमित समुच्चय है, ठीक है। अब इसके बाद थर्ड क्या है? 1 2 3 डैश 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 99 और 100। यहाँ पर क्या है? 1 से लेकर 100 तक की प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक है। तो यहाँ सीमित है, इनकी संख्या सीमित है क्योंकि 1 से लेकर के 100 तक की ये संख्याएं हैं। 1 to 100 हम इसकी काउंटिंग भी आराम से कर सकते हैं, इसलिए ये परिमित है, हम इनको जानते हैं, इस वजह से ये परिमित कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि ये 1 से लेकर 100 तक प्राकृतिक संख्या है, इसलिए ये परिमित है। तो यहाँ पर आपको लिखना है परिमित, ठीक है। अब चौथे में क्या है? 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब 100 से बड़े धन पूर्णांक, तो हम जानते हैं कि जो धन पूर्णांक हैं और 100 से बड़े बोला है, तो बड़े धन पूर्णांक तो हजारों में जाएंगे, लाखों में जाएंगे, करोड़ों में जाएंगे, हमें नहीं पता ना कि हमें कहाँ तक लिखना है। तो ये अपरिमित है क्योंकि इनकी संख्या सीमित नहीं है, इस वजह से ये अपरिमित समुच्चय कहलाएगा, ठीक है। अब 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। अब 99 से छोटे बोला है, तो 99 से छोटे तो हम जानते हैं ना कि हमें छोटी संख्या ही लेनी है और 99 से कम लेनी है, इस वजह से ये परिमित समुच्चय कहलाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या क्या हमें लिखना था। अब क्वेश्चन नंबर 2 है और 2 में हमें क्या क्या लिखना था। यहाँ पर सबसे पहला जो था वो परिमित था, तो यहाँ पर परिमित लिख देंगे, ठीक है। और दूसरा क्या था इसका? सेकंड अपरिमित था, अपरिमित लिखेंगे। फिर यहाँ पर तीसरा ये भी परिमित था और चौथा क्या था? चौथा अपरिमित था और ये पांचवा क्या था? ये भी परिमित था, ठीक है। तो ये छोटे छोटे से कुछ टॉपिक है जिनको आपको जानना जरूरी है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। सेम क्वेश्चन नंबर 2 जैसे हमने किया ना, क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम वैसे ही है। चलिए पढ़ लेते हैं फटाफट से। क्या है? एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। अब एक्स अक्ष के समांतर रेखाएं, तो ये अपरिमित रहेगा। क्यों अपरिमित रहेगा? देखिए एक्स अक्ष, जैसे अब ये हम एक्सिस बनाते हैं, ठीक है, ये एक्सिस हम बनाते हैं, तो ये हमारा एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। तो एक्स अक्ष के समांतर, ये एक्स अक्ष है, इसके समांतर रेखाएं खींचनी है, तो इसके समांतर ऐसे रेखाएं खींचते चले जाएंगे और ये जाने कितनी रेखाएं खींच जाएंगी, ठीक है, पता नहीं कितनी ही रेखाएं ऐसे करके हम खींचते चले जाएंगे। तो जब हमें नहीं पता है कि हमें कहाँ तक खींचना है, ठीक है, तो इस ये जो है ये अपरिमित समुच्चय कहलाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्या हो जाएगा? अपरिमित। तो पहला तो ये हो गया अपरिमित, ओके। अब सेकंड इसका क्या है? सेकंड देखते हैं। सेकंड में है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो सभी लोग जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक है, A to Z अक्षर होते हैं, 26 अक्षर ही होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, इसलिए ये समुच्चय कैसा है? इसका परिमित। तो यहाँ पर तो परिमित ही हमें लिखना है। तो पहला परिमित है, दूसरा परिमित है। तीसरा देख लेते क्या है। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। तो भाई 5 के गुणज तो बहुत सी संख्याएं हैं, ऐसी बहुत सी संख्याएं हैं
जिनको जो 5 से हम जिनका गुणज कह सकते हैं, भाई 15 भी 5 की गुणज है, 20 भी है, 25 भी है, 65 भी है, 70 भी है, तो ये सब 5 की गुणज ही तो हैं। इसका मतलब ये भी अपरिमित हैं, इनको हम काउंट नहीं कर सकते कि कहाँ तक है। तो ये जो तीसरा है ये भी अपरिमित है। ठीक है, 5 की गुणज, आई होप आप लोग समझते हैं ना। 5 की गुणज, 5 की गुणज का मतलब है जो संख्या 5 से कटती हो, और 5 से तो बहुत सारी संख्याएं कटती हैं। ठीक है, 5 से तो बहुत सी संख्याएं कट होती हैं। जैसे अगर हम कहें, अगर हजारों की बात करें तो 1000 भी 5 से कट होता है, 1,00,000 भी 5 से कट होता है। ठीक है, तो लाखों करोड़ों में संख्याएं चली जाएंगी 5 की गुणज, इस वजह से हम नहीं बता सकते। तो ये अपरिमित संख्या है, अपरिमित समुच्चय है। संख्या नहीं बोलेंगे, समुच्चय बोलेंगे। अब यहाँ पर क्या है, चौथा, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो पृथ्वी पर जितने भी जानवर हैं, हालांकि उनकी जो संख्या है एक बहुत बड़ी संख्या होगी, लेकिन फिर भी उन जानवरों को हम काउंट कर सकते हैं। तो ये जो है परिमित में आपको लगाना है, इसको अपरिमित नहीं लगाना है। कुछ बच्चे सोचेंगे कि जानवरों को काउंट नहीं कर सकते, नहीं, आजकल तो जनसंख्या भी काउंट हो जाती है, तो इसको काउंट क्यों नहीं किया जा सकता, काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का जो समुच्चय है वो परिमित समुच्चय के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर जो हमें चौथा लिखना है वो परिमित लिखना है। क्या, परिमित समुच्चय। ओके, तो अब अगला देख लेते हैं। अगला क्या है, पांचवा क्या है, मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। ठीक है, तो मूल बिंदु, अच्छा, मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, इसका मतलब क्या है, ये जो एक्सिस बनता है ना, मैंने आपको अभी एक्सिस समझाया था बना करके। अब यहाँ पर ये मूल बिंदु होता है, ये इसको हम लोग 0 0 कहते हैं। अब 0 0 से कितने वृत्त बन सकते हैं, ठीक है, तो ये बहुत सारे वृत्त बन सकते हैं ऐसे करके। तो ये भी अपरिमित है, इसकी संख्या भी क्या है, अपरिमित है, क्योंकि मूल बिंदु से जो होकर जा रहे हैं ऐसे वृत्त ना अपरिमित बनेंगे। तो यहाँ पर अपरिमित, ठीक है, तो ये भी अपरिमित हो जाएगा। चलिए इसका चौथा देख लेते हैं। चौथे में क्या है, निम्नलिखित में बतलाइए कि a बराबर b है अथवा नहीं है। अब हमको ये बताना है कि जो ये a और ये b, ठीक है, पहले सवाल में ये a दे रखा है और ये b दे रखा है, तो क्या a और b बराबर है या नहीं है, हमको ये बताना है पहले क्वेश्चन में। ठीक है, तो अब देखते हैं a में क्या है। a में है a b c d, a में क्या है a b c d, 4 है। ठीक है, b में भी 4 है। ओके, लेकिन हम देखते हैं क्या यही वाले एलिमेंट है या नहीं है। तो a इसमें भी था, B इसमें भी था, C इसमें भी था और ये D इसमें भी था। इसका मतलब A और B दोनों बराबर है। तो अगर हम चौथे की बात करते हैं, ठीक है, तो चौथे में जो पहला था उसका आंसर है A बराबर B, A और B दोनों बराबर हैं। ठीक है, अच्छा, अब सेकेंड देख लेते हैं। A में है 4 8 12 16, B में क्या है 4 4 है, 8 है, 16 है, 18 है, जबकि यहाँ 18 नहीं है, यहाँ पर 12 दे रखा है और यहाँ 12 नहीं है। ठीक है, तो एक एक एलिमेंट दोनों में अलग है, चेंज है। हालांकि ये दोनों 4 4 तो है, लेकिन हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों के एलिमेंट सेम होने चाहिए थे, वो कहीं पर भी हो। तो यहाँ पर ये क्या है, ये जो सेकेंड है इसका, ये A इज नॉट इक्वल्स टू B, A जो है B के इक्वल नहीं है। ठीक है, अब देख लेते हैं तीसरा क्या है। ए में है 2 4 6 8 10, ठीक है, 2 4 6 8 10, यहाँ सिर्फ 10 तक है। ओके, और इसमें क्या बोला है कि x सच दैट x एक सम पूर्णांक है। ठीक है, सम धन पूर्णांक है, सॉरी, यहाँ पर लिखा है सम धन पूर्णांक। तो x सच दैट x यानी x इस प्रकार है कि x एक सम धन पूर्णांक है, और क्या बोला है कि जो x है लेस देन आर इक्वल्स टू 10, और जो x का मान है वो 10 से छोटा है और 10 भी लेना है हमें, 10 से छोटा भी लेना है और हमें 10 भी लेना है। चलिए ठीक है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल हैं। क्यों इक्वल हैं ये मैं आपको समझाती हूँ। देखिए यहाँ पर A में हमको दिया था 2 4 6 8 और 10, ये हमें A में दे रखा था। ठीक है, और B हमको बोला था कि x सच दैट x ऐसा सम धन पूर्णांक लेना है, सम धन पूर्णांक यानी कि सम संख्याएं लेनी है जो 10 से छोटी हूँ। ठीक है, जो 10 से छोटी हूँ, 10 से छोटी संख्या सम संख्या क्या होगी, 2 होगी, फिर 4 होगी, फिर 6 होगी, फिर 8 होगी, और फिर क्या हो जाएगा, फिर 10 हो जाएगी। ठीक है, तो ये संख्या और ये संख्या दोनों ही बराबर हैं। ठीक है, जब A के एलिमेंट B के एलिमेंट के बराबर हैं तो तीसरे का आंसर क्या रहेगा, A इज इक्वल्स टू B। तो ये हो गया हमारा, दोनों ये बराबर हैं। ठीक है, अब इसका चौथा देख लेते हैं। चौथे में क्या है, देखिए चौथे में क्या है इसका कि जो A है, ठीक है, A जो है x सच दैट x संख्या 10 का एक गुणज है, 10 का एक गुणज लेना है हमको। ठीक है, और यहाँ B में क्या है, B में है 10 15 20 25 30 और ऐसे डैश 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 करके लिखा हुआ है। ठीक है, ये इक्वल नहीं है, पर क्यों नहीं है मैं आपको समझाती हूँ। अब देखिए यहाँ पर A में लिखा हुआ है 10 का गुणज, तो 10 का गुणज का मतलब है 10 फिर 20 फिर 30 फिर 40 और डैश 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 ऐसे चलता चला जाएगा, 10 का गुणज हो गया ये। अगर हम B की बात करते हैं तो B में हमें दे रखा है, हमें दिया है 10 फिर दिया है 15 फिर दिया है 20 25 और ऐसे डैश 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 करके हमको दे रखा है। अब यहाँ देखिए 10 तो ठीक है,
यहाँ 15 है जबकि यहाँ 15 नहीं है। यहाँ 15 क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ तो सिर्फ 10 की गुणज है ना, लेकिन यहाँ 10 की गुणज और 5 की गुणज दोनों की ही गुणज संख्याएं चल रही हैं। ठीक है, इस वजह से A इज नॉट इक्वल्स टू B रहेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या निम्नलिखित समुच्चय युग्म समान है? अब बताना है कि समान है। समान का मतलब क्या? A और B दोनों इक्वल है या नहीं, हमको ये बताना है। कारण सहित बताइए, हमें इसका कारण भी देना है। ठीक है, तो पहले A लगाते हैं। अच्छा, A में हमें क्या क्या दे रखा है, प्लीज पलटते हैं। पांचवें का फर्स्ट पार्ट। ओके, हमको A में दे रखा है 2,3 हमको A में दे रखा है, और B हमको दिया हुआ है x सच दैट x, ठीक है, समीकरण x² + 5x + 6 = 0 का एक हल है। एक हल है, हमको कुछ इस तरह से ये दे रखा है। ठीक, तो इस समीकरण को हल करना लगभग सभी बच्चे जानते हैं, क्लास 10th में ये आपको हल करना सिखाया गया था। ठीक है, तो x² + 5x + 6 = 0। अब 6 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने से 5 आ जाए। जोड़ने से क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्लस का निशान लगा है। तो 3 दूनी 6 और 3 2 5 होता है। x² यहाँ 2x + 3x + 6 = 0। यहाँ और यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, यहाँ +2 प्लस इन दोनों से 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ x और यहाँ 3 दूनी 6 बराबर 0। यहाँ x + 2 और यहाँ x + 2, तो x + 2 तो ऐसे ही लिखा रहेगा, ये x + 3 एक ब्रैकेट में आ जाएगा = 0। ठीक है, आप देखिए x + 2 बराबर भी तो 0 होगा और x + 3 बराबर भी तो 0 होगा। ये दोनों को अलग अलग 0 करना है। इसका मतलब x बराबर -2 और यहाँ पर x बराबर -3। तो जो x की वैल्यू आ रही है वो -2, -3 आ रही है। ठीक है, x की जो वैल्यू आ रही है वो -2 और -3। तो देखिए A के एलिमेंट जो थे वो 2 और 3 थे। ठीक है, जबकि हमारे पास जो B के एलिमेंट आ रहे हैं वो -2 और -3 आ रहे हैं। तो ये अब तो कहीं से इक्वल नहीं लग रहे हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? A इज नॉट इक्वल्स टू B। और कारण क्या लिखेंगे? क्योंकि A के अवयव B के अवयव से भिन्न भिन्न है। ठीक है, भिन्न भिन्न है, अतः A इज नॉट इक्वल्स टू B। इतना सा कारण देना है और ये भी आपको दिखाना है। ठीक है, ये आपको साइड में दिखाना है और ये कारण आपको यहाँ पर देना है। ये कंप्लीट हो जाएगा। अब इसका सेकंड लगाते हैं। देखिए सेकंड क्या है। सेकंड में क्या है कि जो A है, A में है x सच दैट x शब्द फॉलो, यहाँ पर FOLLOW फॉलो का एक अक्षर है, और B क्या है? y सच दैट y शब्द वुल्फ WOLF वुल्फ का एक अक्षर है। तो हमें ये बताना है क्या A और B बराबर हो सकते हैं या नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये तो दोनों बराबर हैं, पर मैं आपको बता देती हूँ कैसे हैं। देखिए A में हमें क्या लिखना है, तो पहले तो लिख लेते हैं x सच दैट x शब्द फॉलो। ठीक है, बड़ा कैपिटल लेटर ही बना लेते हैं। फॉलो जैसे इसमें कैपिटल है तो कैपिटल ही बना लेते हैं। फॉलो का एक अक्षर है। तो जब ये फॉलो का एक अक्षर है, ठीक है, इसको पहले हम लोग लिखेंगे कैसे? इसको हम लोग लिखेंगे F। ठीक है, ये मैंने आपको रोस्टर रूप लिखना बताया था एक्सरसाइज 1.1 में। रोस्टर रूप लिखना कि रोस्टर रूप में इसको कैसे लिखा जाता है। तो पहले F लिखेंगे, फिर ये वाला O लिखेंगे, फिर ये वाला L लिखेंगे। अब L 2 बार है तो नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे। ठीक है, और ये W लिखेंगे क्योंकि O भी 2 बार हो गया तो O भी छोड़ देंगे। तो ये A के लिए बन गया। अब D की बात करते हैं। D में बोला है कि y सच दैट y शब्द वुल्फ का एक अक्षर है। ठीक है, y सच दैट y शब्द वुल्फ का एक अक्षर है, ये है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे? देखिए वुल्फ, ठीक है, हालांकि ये बड़ा कैपिटल लेटर बनाना था मुझे, वुल्फ। ठीक, अब B में क्या लिखेंगे? B में लिखेंगे W, फिर ये वाला O और फिर ये वाला L और फिर ये वाला F। तो A और B देखा जाए दोनों ही समान हैं, तो यहाँ पर A इज इक्वल्स टू B। और कारण में क्या लिखेंगे? क्योंकि A के सभी अवयव, A के सभी अवयव B के अवयव से, B के अवयव से समान है, B के अवयव के समान है, B के अवयव के समान है, अतः A इक्वल्स टू
बी, यानी ए और बी बराबर हैं। तो ये आपको इतना लिख के दिखाना है और यहाँ पर ये आपको लिख देना है और ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 6 से नीचे दिए हुए समुच्चयों में समान समुच्चयों का चयन कीजिए। हमको बताना है कि हमारे पास इतने समुच्चय दे रखे हैं, ठीक है, इतने सारे दे रखे हैं, इसमें से समान समुच्चय कौन कौन से हैं। अब देखिए ए में है 2 4 8 12, कहीं पे 2 4 8 12 और है, तो कहीं पे 2 4 8 12 नहीं, यानी कि ए किसी से मैच नहीं हो रहा है। तो एक ए जो है वो इसमें से किसी के साथ मैच नहीं कर रहा है। बी में है 1 2 3 4, कहीं और है 1 2 3 4। डी में भी सेम है, देखिए 1 2 3 4, तो जो डी है वो डी से मैच कर रहा है। ठीक है, समान समुच्चय हमें अगर लिखना था तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे कि जो बी है, बी बराबर, एक मिनट, यहाँ डी लिखना है, बी बराबर डी है, बी बराबर डी है। बी बराबर डी क्यों है, क्योंकि बी बराबर, बी में क्या है 1 2 3 4, ये बी में है, और डी में क्या था हमारे पास 3 1 2 4। ठीक है, बी बराबर डी है क्योंकि बी में ये है और डी में ये है, तो जो सभी अवयव हैं ये समान है। बस समान अवयव बताना था कि कौन सा समान है, हमें इसमें कारण नहीं लिखना है। आप चाहें तो कारण यहाँ पर लिख सकते हैं, क्योंकि बी के सभी अवयव डी के सभी अवयव के समान है, इस वजह से बी बराबर डी होगा। आप चाहें तो ना लिखे, छोड़ते हैं, हमें सिर्फ इतना ही लिखना था इसमें। ठीक है, तो बी बराबर डी है, पहला तो ये हो गया। और देख लेते हैं क्या और कोई मैच कर रहा है। सी में है, सी तो किसी से मैच नहीं हो रहा क्योंकि 4 8 12 14, और यहाँ पर 4 8 12 14 किसी में नहीं, तो ये भी मैच नहीं हो रहा है। यहाँ पर देख लेते हैं, ई में है -1 और 1, और जी में है 1 और -1, तो ई से जी मैच कर रहा है। ठीक है, तो ये हमारा एक फर्स्ट मैच कर रहा है। सेकेंड क्या मैच कर रहा है, ई बराबर जी। ऐसा क्यों, क्योंकि जो ई है, ई में हमारे पास है -1, 1। ठीक है, एक मिनट, ऐसे बनाना है, और जी में हमारे पास है 1 और -1। ठीक है, ये ब्रैकेट थोड़ा ऐसे बनाए। ओके, तो ये हमारे पास जी में है, और ठीक है, 2 हो गए हमारे पास। और देखते हैं क्या है इसमें। अब एफ में है 0,8 और एच में है 0,1, तो अब कोई मैच नहीं हो रहा है, बस हमारे पास टोटल 2 ही मैच हो रहे थे इसमें। ठीक है, सिर्फ 2 ही मैच हुए थे, पहला हमारा बी के साथ डी मैच हुआ था और दूसरा ई के साथ जी मैच हो रहा है। बस ये एक्सरसाइज जो है 1.2 यहीं पर समाप्त होती है और ये आपका कंप्लीट हो गया। तो जो शुरू के टॉपिक हैं वेरी इजी टॉपिक हैं, ठीक है, लेकिन जब आपके ये वेरी इजी टॉपिक ही स्ट्रांग होंगे, ठीक है, तभी आप आगे के टॉपिक कर पाएंगे। चलिए फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ।